नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक अहम और थोड़े पेचीदा विषय पर बात करेंगे, भारतीय नागरिकता। ये होती क्या है, कैसे मिलती है, कैसे खत्म हो सकती है, इसके पीछे के कानून क्या है, इन सब पर आज हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। नमस्ते जी। आज हम संविधान के उन हिस्सों को देखेंगे जो नागरिकता से जुड़े हैं और साथ ही जो सबसे जरूरी कानून है नागरिकता अधिनियम 1955 और उसमें जो भी बदलाव हुए हैं। कोशिश करेंगे कि ये सब आसान भाषा में समझ आए। बहुत खूब। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये नागरिकता या सिटीजनशिप शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसका मतलब क्या है? मतलब एक व्यक्ति और राज्य के बीच ये क्या रिश्ता होता है? देखिए, नागरिकता मूल रूप से एक कानूनी स्थिति है। एक रिश्ता है व्यक्ति और उसके देश के बीच। इस रिश्ते के तहत उस व्यक्ति को कुछ खास अधिकार मिलते हैं, नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो उस देश का संविधान या कानून देता है, और बदले में कुछ कर्तव्य भी होते हैं राज्य के प्रति। अच्छा, तो ये एक तरह का लीगल बॉन्ड है। बिल्कुल, ये वो धागा है जो एक व्यक्ति को उसके संप्रभु राज्य मतलब सॉवरेन स्टेट से कानूनी तौर पर जोड़ता है। और इसी आधार पे हम नागरिक और विदेशी में फर्क करते हैं। हाँ, ये मुख्य अंतर है। भारत के नागरिकों को यहाँ सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं, जैसे वोट देना, चुनाव लड़ना, कुछ खास सरकारी पद संभालना। विदेशियों को ये सब अधिकार नहीं मिलते। मतलब कुछ मूल अधिकार मिलते हैं पर राजनीतिक अधिकार नहीं। और विदेशियों में भी कोई कैटेगरी होती है क्या, जैसे मित्र और हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर दो तरह के विदेशी होते हैं, एक मित्रवत विदेशी और दूसरे शत्रु विदेशी। शत्रु विदेशी वो होते हैं जिनके देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें जो सुरक्षा या अधिकार मिलते हैं वो मित्रवत विदेशियों से भी कम होते हैं। जैसे कोई उदाहरण, जैसे संविधान का अनुच्छेद 22 है जो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ कुछ सुरक्षा देता है। वो सुरक्षा शत्रु विदेशी पर लागू नहीं होती। ये जानना जरूरी था। अच्छा, अब भारत के संदर्भ में आते हैं। आजादी और बंटवारे का वो मुश्किल वक्त था, उस समय नागरिकता कैसे तय हुई होगी? बड़ा ही उलझा हुआ मामला रहा होगा। यकीनन बहुत ही जटिल स्थिति थी। बंटवारे ने लाखों लोगों को इधर से उधर किया। तो मोटा मोटा सिद्धांत ये बना कि जो लोग भारत के हिस्से में रह गए और उन्होंने भारत को चुना वो भारतीय नागरिक बने, और जो पाकिस्तान के हिस्से में थे और उन्होंने उसे चुना वो पाकिस्तानी नागरिक। पर यह कहने में आसान है, जमीनी हकीकत बहुत पेचीदा थी। इसीलिए संविधान में अलग से प्रावधान डालने पड़े। हाँ, वो तो है। अच्छा, नागरिकता तय करने के कुछ अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत भी हैं, जैसे ज्यूस सोली और ज्यूस सैंग्विनिस। जरा इनके बारे में बताएं। जी, ये दो मुख्य सिद्धांत है दुनिया भर में। पहला है ज्यूस सोली। ये लैटिन शब्द है, मतलब मिट्टी का अधिकार। मतलब जहां आपका जन्म हुआ उस देश की नागरिकता आपको मिल जाती है। आपके माता पिता कहाँ के नागरिक हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता इस सिद्धांत में। ओके, मतलब जन्म स्थान ही मुख्य है। और दूसरा जस सैंग्विनिस, ये शायद खून के रिश्ते से जुड़ा है। बिल्कुल सही। जस सैंग्विनिस का मतलब है रक्त का अधिकार। इसमें नागरिकता जन्म स्थान से नहीं बल्कि आपके वंश से तय होती है। मतलब आपके माता पिता या उनमें से कोई एक अगर देश का नागरिक है तो आपको भी नागरिकता मिल सकती है, चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ हो। तो जब हमारे संविधान बन रहा था तब संविधान सभा ने किसे ज्यादा महत्व दिया, जस सोली को या जस सैंग्विनिस को, और क्यों? ये एक अहम बहस थी। संविधान सभा ने मुख्य रूप से जस सोली यानी जन्मस्थान वाले सिद्धांत को अपनाया। जस सैंग्विनिस को उतना महत्व नहीं दिया गया। इसकी एक बड़ी वजह थी कि सिर्फ खून या वंश के आधार पर नागरिकता देना ये थोड़ा नस्लीय भेदभाव जैसा लग रहा था और भारत के जो समावेशी मूल्य थे उसके भी खिलाफ जाता था। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि 1928 की जो मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट थी उसने भी जस सोली की ही बात की थी। तो ये सोच पहले से थी। ये वाकई में दिलचस्प है। हमारे संविधान बनाने वालों की सोच काफी आगे की थी। चलिए अब सीधे आते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 ये क्या कहते हैं? संविधान लागू होने के समय नागरिकता कैसे दी गई? हाँ, भाग 2 पूरा नागरिकता पर ही है। अनुच्छेद 5 सबसे पहले बताता है कि 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने पर कौन भारत का नागरिक होगा। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल हो, मतलब वो भारत को अपना पक्का घर मानता हो और साथ में 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। 1, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या 2, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या 3, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले
कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। ठीक है, ये तो उनके लिए जो भारत में ही थे, पर बंटवारे की वजह से जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए क्या था? अनुच्छेद 6 शायद? बिल्कुल, अनुच्छेद 6 उन्हीं के लिए है। इसमें एक कट ऑफ डेट है 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और यहीं रह रहे थे, वो नागरिक मान लिए गए। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए, उन्हें नागरिकता के लिए रजिस्टर करवाना पड़ा। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी शर्त थी कि अर्जी देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहे हों। एक और स्थिति थी, जो लोग पहले पाकिस्तान चले गए फिर वापस भारत आ गए, उनके लिए अनुच्छेद 7? जी हाँ, अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। नियम तो ये था कि उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें एक छूट थी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत सरकार से परमिट लेकर, मतलब पुनर्वास या स्थायी वापसी का परमिट लेकर भारत लौट आता है, तो उसे नागरिकता मिल सकती थी। पर उसे भी अनुच्छेद 6 भी वाली शर्तें पूरी करनी होती, यानी रजिस्ट्रेशन और 6 महीने का निवास। समझ गई। और जो भारतीय मूल के लोग तब विदेशों में रह रहे थे, उनका क्या? अनुच्छेद 8? सही, अनुच्छेद 8 उनके लिए था। अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था और वो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर किसी देश में रह रहा है, तो वो उस देश में भारत के दूतावास या कॉन्सुलेट पोस्ट में खुद को भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा सकता था। तो ये अनुच्छेद 5 से 8, ये तो संविधान लागू होने के समय की जो खास परिस्थितियां थी, उनको एड्रेस करने के लिए थे। लेकिन अनुच्छेद 9, 10 और 11 का क्या महत्व है? ये थोड़े अलग लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नागरिकता के कुछ स्थायी सिद्धांत और भविष्य की दिशा तय करते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं रख सकते। ये सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत हुआ। बिल्कुल, ये भारत में एकल नागरिकता की नींव है। हालांकि बाद में ओसीआई वगैरह आया, पर वो पूर्ण दोहरी नागरिकता नहीं है, उस पर हम आएंगे। फिर अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इन प्रावधानों के तहत नागरिक बन गया है, वो नागरिक बना रहेगा। लेकिन संसद अगर भविष्य में कोई कानून बनाती है, तो उसकी नागरिकता उस कानून के अधीन होगी। और अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 सबसे अहम है भविष्य के लिहाज से। ये संसद को पूरी शक्ति देता है कि वो नागरिकता कैसे मिलेगी, एक्विजिशन, कैसे खत्म होगी, टर्मिनेशन, और नागरिकता से जुड़े बाकी सभी मामलों पर कानून बना सकती है। समझ गई। तो संविधान ने एक फ्रेमवर्क दिया और भविष्य के लिए कानून बनाने का काम संसद को सौंप दिया। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में वो नागरिकता अधिनियम बनाया, है ना? एकदम सही। नागरिकता अधिनियम 1955, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, यही वो मुख्य कानून है जो संविधान लागू होने के बाद से अब तक नागरिकता के मामलों को देखता है। 30 दिसंबर 1955 को ये लागू हुआ था। तो ये एक्ट नागरिकता पाने के कौन-कौन से तरीके बताता है? ये एक्ट नागरिकता पाने के 5 तरीके बताता है। जन्म से, बाय बर्थ; वंश से, बाय डिसेंट; पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन; देशीकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन; और अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल होता है, तो उससे, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। चलिए एक-एक करके समझते हैं। पहला, जन्म से नागरिकता। क्या इसका मतलब है कि भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा नागरिक बन जाता है? हाँ, शुरू में लगभग ऐसा ही था। जब 1955 का कानून बना, तो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ लगभग हर व्यक्ति जन्म से नागरिक था। कुछ अपवाद थे, जैसे विदेशी राजनयिकों के बच्चे। लेकिन यहाँ 1986 में एक बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव था वो? 1986 के संशोधन के बाद 1 जुलाई 1987 से नियम बदल गया। अब भारत में जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो। ये जस सोली को थोड़ा सीमित करना था, शायद बढ़ते अवैध प्रवासन की चिंता थी। और सुना है 2003 में इसे और बदला गया। हाँ बिल्कुल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बाद 3 दिसंबर 2004 से नियम और भी सख्त हो गया। अब जन्म से नागरिकता के लिए या तो बच्चे के दोनों माता पिता भारतीय हों, या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी
इलीगल माइग्रेंट ना हो। अच्छा, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। साफ तौर पर अवैध घुसपैठ रोकने की कोशिश लगती है। जी, इरादा तो यही लगता है। ठीक है। अब दूसरा तरीका वंश से नागरिकता यानी बाय डिसेंट। ये उन बच्चों के लिए है जो भारत के बाहर पैदा होते हैं। हाँ, जिनके माता पिता भारतीय हैं पर जन्म विदेश में हुआ। इसमें भी बदलाव हुए हैं। मूल कानून में 10 दिसंबर 1992 से पहले सिर्फ पिता के भारतीय होने पर नागरिकता मिलती थी। सिर्फ पिता? ये तो लैंगिक समानता के हिसाब से ठीक नहीं लगता। सही कहा। इसीलिए 1992 में संशोधन हुआ। 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुए बच्चे के लिए नियम बना कि जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो। फिर 3 दिसंबर 2004 से एक और शर्त जुड़ी कि ऐसे बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर विदेश में भारतीय कॉन्सुलेट में करवाना होगा। ओके। तीसरा तरीका है पंजीकरण यानी बाय रजिस्ट्रेशन। ये किन लोगों के लिए है? ये कुछ खास श्रेणियों के लोगों के लिए है जो आवेदन करके नागरिक बन सकते हैं। जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो, या कोई विदेशी जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और वो भी आवेदन से पहले 7 साल भारत में रहा हो, या भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। इन्हें एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ठीक है। और चौथा तरीका देशीकरण यानी बाय नेचुरलाइजेशन। ये शायद उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से सीधा कोई पुराना नाता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो लंबे समय तक भारत में रह के और कुछ शर्तें पूरी करके भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्तें क्या हैं? जैसे आवेदक अच्छे चरित्र का हो, भारत की 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का ज्ञान हो, उसने अपने मूल देश की नागरिकता छोड़ने का इरादा जाहिर किया हो, और सबसे जरूरी, वो भारत में एक निश्चित समय तक रहा हो। वो निश्चित समय कितना है? सामान्य नियम है कुल 12 साल का निवास। इसमें आवेदन करने से ठीक पहले के 12 महीने लगातार भारत में रहना जरूरी है, और उन 12 महीनों से पहले के 14 सालों में से कुल मिलाकर कम से कम 11 साल भारत में रहा हो या भारत सरकार की नौकरी में रहा हो। और काफी लंबा समय है। हाँ, लेकिन सरकार चाहे तो विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों के लिए इन शर्तों में कुछ छूट दे सकती है। और पांचवा तरीका है किसी नए इलाके का भारत में शामिल होना। जी। अगर कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो सरकार नोटिफिकेशन जारी करके वहां के लोगों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है, जैसे गोवा, दमन और दीव के मामले में हुआ था 1961-62 में। तो ये तो हुए नागरिकता पाने के तरीके। लेकिन क्या एक बार नागरिकता मिल गई तो हमेशा रहती है या खत्म भी हो सकती है? नहीं, हमेशा नहीं रहती। मतलब सामान्यतः रहती है, लेकिन कुछ स्थितियों में खत्म भी हो सकती है। एक्ट में इसके 3 तरीके बताए गए हैं: स्वैच्छिक त्याग, रेनंसिएशन, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, और वंचित किया जाना। स्वैच्छिक त्याग मतलब अपनी मर्जी से छोड़ देना? हाँ, बिल्कुल। कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो दिमागी रूप से सक्षम हो, घोषणा करके अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। बस एक शर्त है कि अगर उस समय भारत किसी युद्ध में शामिल है तो सरकार इस घोषणा का रजिस्ट्रेशन रोक सकती है। इसमें एक और बात है, अगर कोई पुरुष नागरिकता छोड़ता है तो उसके नाबालिग बच्चों की भारतीय नागरिकता भी खत्म हो जाती है। हालांकि वो बच्चे 18 साल के होने पर 1 साल के अंदर वापस भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका बर्खास्तगी या टर्मिनेशन, ये कैसे होता है? ये तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। ये वही अनुच्छेद 9 वाली बात है, एकल नागरिकता, मतलब ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। जी, कानूनन अपने आप समाप्त। और तीसरा तरीका है वंचित किया जाना यानी डेप्रिवेशन। ये कौन करता है? ये केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें नागरिकता रजिस्ट्रेशन या देशीकरण से मिली हो। इसके कुछ गंभीर आधार हैं, जैसे नागरिकता धोखाधड़ी से ली हो, संविधान का अनादर किया हो, युद्ध के समय दुश्मन से मिला हो, रजिस्ट्रेशन या देशीकरण के 5 साल के अंदर ही कहीं 2 साल की सजा हो गई हो, या लगातार 7 साल से बिना वजह भारत से बाहर रह रहा हो। तो काफी सारे आधार हैं। अच्छा, आपने संशोधनों का जिक्र किया था। 1986 और 2003 वाले जन्म के नियम बदलने के अलावा और कौन से अहम बदलाव हुए? हाँ, एक बड़ा बदलाव 2005 में आया जिसने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI स्कीम को कानूनी जमा पहनाया। OCI, हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। सीमित दोहरी नागरिकता कह देते हैं।
पर यह याद रखना जरूरी है कि OCI कार्ड वाले भारत के नागरिक नहीं होते। वे विदेशी ही रहते हैं, बस उन्हें कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। और सबसे हाल का और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा संशोधन 2019 का CAA। हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस संशोधन ने एक्ट की धारा 2(1)(b) में एक नया क्लॉज जोड़ा। इसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि इन लोगों के लिए भारतीय नागरिकता, खासकर देशीकरण, नेचुरलाइजेशन के जरिए हासिल करना आसान हो गया। उनके लिए भारत में रहने की जो अवधि वाली शर्त थी, उसे 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। ये संशोधन सिर्फ इन्हीं खास मामलों के लिए है। ये संशोधन वाकई दिखाते हैं कि नागरिकता का कानून समय और समाज के साथ कैसे बदलता रहता है, विकसित होता है। निश्चित रूप से। और हर बदलाव अपने साथ नए सवाल, नई बहसें लेकर आता है कि नागरिकता का मतलब क्या है, किसे मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब इससे पहले कि हम सम अप करें, ये 3 शब्द NRI, PIO, OCI, इनमें क्या फर्क है, संक्षेप में बता सकते हैं? बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें। जरूर। देखिए, NRI यानी आनिवासी भारतीय, ये तो बहुत सिंपल है। ये भारत का नागरिक है, भारतीय पासपोर्ट है, बस वो टैक्स वगैरह के लिए एक तय समय से ज्यादा, जैसे 183 दिन विदेश में रहता है। नागरिक होने के नाते उसे वोट देने का अधिकार भी है, अगर नाम वोटर लिस्ट में है तो। PIO, भारतीय मूल का व्यक्ति, ये कैटेगरी अब ज्यादातर खत्म हो चुकी है। पहले PIO कार्ड मिलता था कुछ विदेशी नागरिकों को जिनके पूर्वज भारतीय थे, लेकिन 2015 में PIO स्कीम को OCI में मिला दिया गया, तो अब नए PIO कार्ड नहीं बनते। OCI, भारत का समुद्र पारीय नागरिक, ये नागरिकता नहीं है, ये एक स्पेशल स्टेटस है। ये उन विदेशी नागरिकों को मिलता है जो भारतीय मूल के हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर। इनके पास अपने देश का पासपोर्ट होता है। तो फिर OCI वालों को मिलता क्या है? अगर वो नागरिक नहीं है तो उन्हें कई फायदे मिलते हैं, जैसे भारत आने जाने के लिए बार बार वीजा नहीं लेना पड़ता, वे भारत में अनिश्चित काल तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं कुछ प्रतिबंधित कामों को छोड़कर, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं खेती की जमीन या बागान छोड़कर। लेकिन क्या नहीं मिलता? उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते, वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, कोई संवैधानिक पद नहीं ले सकते। तो ये दोहरी नागरिकता नहीं है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब ये अंतर एकदम साफ हो गया। NRI भारतीय नागरिक है, OCI एक विशेष दर्जा प्राप्त विदेशी नागरिक। जी, और ये तीनों श्रेणियां दिखाती हैं कि भारत अपने बाहर बसे विशाल समुदाय, अपनी डायस्पोरा से कैसे जुड़ने की कोशिश करता है। ये पहचान और अपनेपन के जटिल मुद्दे भी हैं।